हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की क्लास में। पिछली हमारी जो क्लास थी वो थी भारत की नदियों का पार्ट 1 और आज की जो हमारी क्लास है इसी टॉपिक का पार्ट 2 रहेगा। हमने पिछली क्लास में भारत की जो हिमालय अववाह तंत्र की नदियां हैं उन्हें पढ़ा था और उसी के बाद हमने स्टार्ट किया था कि हम अगली क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल चलिए तो समझते हैं। हमने कल पढ़ा था गंगा नदी तंत्र को और समझा था इसकी सहायक नदियों को। साथ में हमने सिंधु नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियों को समझा था। तो हम पढ़ रहे थे, हमने आखिरी में डिस्कस किया था कौन सी नदी को, कोसी नदी। ये कोसी नदी जो कि बिहार में बहती है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसी नदी में अत्यधिक बाढ़ की वजह से जो तबाही होती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक और सहायक नदी जो कि है दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? झारखंड के जो छोटा नागपुर पठार है वहां से। छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है और पश्चिम में ये बहते हुए जो हमारी हुगली नदी है इसमें मिल जाती है। कल आपको याद होगा हमने बताया था कि जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल के फरक्का जगह पर जाकर दो धाराओं में बढ़ आती है। एक है हमारी हुगली, इसके किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और दूसरी है हमारी भागीरथी नदी जो कि पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश में जाती है और वहां पे उसको फिर पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यही हुगली नदी में हमारी दामोदर नदी जाकर मिल जाती है। ठीक है। और इस नदी में भी बाढ़ आती है। इस नदी में भी जब बाढ़ आती है तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो दो टॉपिक, दो नाम नदियों को दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो वो होगी कोसी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाएगा तो वो होगी दामोदर नदी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है। मतलब इस नदी में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि इसको क्या बोला गया है, जैविक मरुस्थल कहा गया है। ये पॉइंट भी नोट करने लायक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम हमारी अगली नदी की तरफ। हमारी अगली नदी है गोमती नदी। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पीलीभीत क्षेत्र, उसके पास जो गोमत ताल है वहां से, गोमत ताल से।
गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो हमारा गोमत ताल है वहां से निकलती है, और इसे फुलहर झील भी कहते हैं। इसे फुलहर झील भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लीजिए। और ये नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखने लायक है। गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो किसी न किसी पहाड़ से या हिमानी से निकलती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मैदानी क्षेत्र से। मतलब ये किसी पहाड़ से या किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, ये इस मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत क्षेत्र है वहाँ के गोमत ताल से ये निकलती है। तो ये दोनों ही पॉइंट, इसे फुलर झील भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मैदानी क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। और ये बाद में और बिहार के पटना में जाकर ये किस में मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोन नदी उद्गम स्थल है इसका मध्य प्रदेश का अमरकंटक, और बाद में ये बिहार के पटना में जाके किस में मिल जाएगी, ये गंगा में मिल जाएगी। अमरकंटक जो जगह है यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, इस तरह से निकल जाती है सोन नदी और ये मिल जाती है गंगा में, और ऐसी बहती हुई जाती है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात बहने के बाद अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट, सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जो जल का विभाजन है वो कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सोन नदी और यमुना नदी के जल का विभाजन कौन सा स्थल करता है। तो जो हमारे कैमूर की पहाड़ियां हैं ये वो जगह है जो इन दोनों नदियों के जल का क्या करती है, विभाजन करती है। चलिए अब समझ लेते हैं गंगा नदी जो है। अब गंगा नदी जो है, जैसे ये गंगा नदी है ये बह रही, तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो इसके दाएं तरफ से इसमें मिलती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो इसके बाएं तट से इसमें मिलती हैं। ये दाएं तट, ये बायां तट। तो अगर गंगा नदी इस तरह से बहते हुए जा रही है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके दाहिने तट से इसमें शामिल होंगी, और वो कौन सी नदियां हैं जो इसके बाएं तट से इसमें शामिल होगी। तो यमुना, सोन और टोंक,
ये तीन नदियां ऐसी हैं जो इसके दाहिने तट से मिलती हैं। ये टोंक नहीं, ये टोंस है। ठीक है, यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी, ये तीन नदियां वो हैं जो गंगा नदी के दाहिने तट से इसमें शामिल होती हैं। और कोसी, ये चार वो नदियां हैं, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। इसी नदी को हम सरयू नदी भी कहते हैं। ये चार वो नदियां हैं जो इसके बाएं बाएं तट से गंगा नदी में शामिल होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा हिमालय अफवाह तंत्र की जो आखिरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम उसे पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये नदी बहती कहाँ है। तो ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इन तीन देशों में बहती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है और उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के किनारे से। और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं तो आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये तीनों ही नदियां, इन तीनों नदियों का इन तीनों का उद्गम मानसरोवर झील और उसके आसपास से होता है। मानसरोवर झील व आसपास से होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है उधर ही पर कैलाश मानसरोवर, उधर ही पर हमारी मानसरोवर झील है और उसी झील के किनारे और उसके आसपास से इन तीन नदियों का उद्गम स्थल होता है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। अब समझ लेते हैं इसके दूसरे नाम या उपनाम। इस नदी को कौन कौन से उपनाम दिए गए, यहां समझ लेते हैं। उपनाम, तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है? हमारे भारत में जब ये एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश। तीनों जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसको किस नाम से बुलाते हैं? तिब्बत में इसको यरलुम जंगपो या फिर सांगपो, ये इस नदी का दूसरा नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं देहात। तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम घाटी। भारत में ये एंट्री लेती है कहाँ से? असम घाटी से, और वहीं पे इसको नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र का। यरलुम या सांगपो, ये इसका नाम है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? देहात। और भारत के असम घाटी क्षेत्र में जब ये प्रवेश करती है, वहां इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। अच्छा, और बांग्लादेश में?
बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इसे बोला जाता है जमुना। और यहीं बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती हैं तो फिर ये किस नाम से जानी जाती है? ये मेघना नाम से जानी जाती है। तो ये थे इस नदी के कई सारे उपनाम जो जिस नाम से इसे जाना जाता है दूसरे क्षेत्रों में। ठीक है। और यहीं पर एक पॉइंट और है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनाती है। उस डेल्टा का नाम आप देख सकते हैं, यह है सुंदरबन डेल्टा। चलिए अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? तो तीस्ता, सुबनगिरी, लोहित, मानस, इसके अलावा बराक, कपिली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, अब हम उन्हें समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है। तो समझते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भाई इसका उद्गम कहाँ से होगा? इसका उद्गम सिक्किम से होता है। ठीक है। और वहां से ये पश्चिम बंगाल में जाती है। तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम सिक्किम से होता है और ये पश्चिम बंगाल में जाती है। फिर वहां से ये कहाँ जाएगी? बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में मिलती है। चलिए ये था। अब दूसरा एक पॉइंट है लोहित नदी को लेकर कि लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। लोहित नदी को किस नाम से जानते हैं? खून की नदी के नाम से भी जानते हैं। अगली नदी जो है वराक नदी। वराक नदी ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और किस जगह जाती है? ये भी बांग्लादेश में जाकर मेघना में मिल जाती है। मेघना मतलब जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो मेघना बनाती है तो उसमें जाकर मिल जाती है। मेघना में जाकर मिल जाती है।
ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस नदी के द्वारा एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? उसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। ठीक है, ये द्वीप वो है नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। चलिए, तो ये थे हमारे हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय अफवाह तंत्र, ये थे हमारी उन नदियों और उनकी सहायक नदियां। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है, कौन कौन सी इसमें नदियां आती है, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो ज्यादा पुराना है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि पहली बात, हिमालय जो है वो सबसे नवीन वलित पर्वत है, तो उस हिसाब से नदी जो तंत्र है वो भी नया होगा। और उससे कहीं ज्यादा पुराना कौन सा है? हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। मतलब वो नदियां जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती है वो कहीं ना कहीं हिमालय नदियों से ज्यादा पहले से बहती हुई आ रही है। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो कैसी होती हैं? वो प्रायः वृक्षनुमा होती है। जैसे वृक्ष होता है वैसी होती है, बड़ा सा, और उसके कई सारे तने होते हैं। ठीक है, इनका अपवाह तंत्र जो रहता है ना वो वृक्षनुमा होता है। मतलब अपवाह तंत्र हमने समझा था, अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र मतलब कई सारी धाराएं मिलती हैं और एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। तो इनका भी ऐसा रहता है, कई सारी धाराएं मिलती जाती हैं और एक बना लेती हैं ऐसे। तो ये एक वृक्षनुमा संरचना बना लेती है, कई सारी धाराएं मिलती जाती है और ये एक मुख्य धारा बन जाती है। तो दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती। चलिए नोट कीजिए इस पॉइंट को। आप समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। तो भाई प्रायद्वीपीय तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? भाई हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, और माही। ये वो नदियां हैं जो अपवाह तंत्र में बहती हैं। अब इसमें भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बटी हैं। भाई कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। और कुछ जो होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और वो कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर
मिलती हैं। ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती और माही, ये तीन नदियां जो है वो अरब सागर में मिल जाती हैं। उसके और बाकी जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये वो नदियां हैं जो कहाँ जाती हैं, अरब सागर में जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक कर कर हम सभी नदियों को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती है। और ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसका इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, मतलब ये किस किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों में ये बहती है। सरदार सरोवर बांध जो है वो भी इसी नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और जीवनदायिनी। चलिए ये भी समझ लें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और जीवनदायिनी जिसे कहा जाता है। सहायक नदी की बात करें, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इसमें ओरसंग, तवा और शेर, ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है। एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कौन सी? सतपुड़ा। के बीच भ्रंश। तो नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो भ्रंश शैली, भ्रंश घाटी जिसको हम कहते हैं, भ्रंश घाटी, इसमें बहती है। मतलब ये कहीं ना कहीं रिफ्ट बनाती है। इसका रास्ता जो रहता है वो पथरीला रहता है, इसलिए ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। हमारी प्रायद्वीपीय नदियों में दो नदियां ऐसी हैं। इसके बाद जो नदी हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी, वो भी भ्रंश घाटी से ही निकलती है रिफ्ट वैली में, और वो भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी सभी नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा होता क्या है? जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वो कई सारी अलग अलग ऐसी धाराओं में बढ़ जाती हैं, और जब वो मिल रही होती हैं तो वो अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, तो वो एक जगह पर जाकर उसको जमा कर देती हैं, जिससे कि वो क्षेत्र कैसा बन जाता है? उपजाऊ मैदान बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये नदियां जो रहती हैं
जो इस तरह से बहती है भ्रंश घाटी में, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी अगली नदी है जो कि है ताप्ती नदी। अब समझ लेते हैं कि ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और ये कहाँ कहाँ बहती है। तो ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, जहाँ पे हमारी सतपुड़ा की पहाड़ी, बैतूल जिले की जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, सतपुड़ा पहाड़ियों से। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये नदी कहाँ कहाँ बहती है भाई, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए किस में मिलती है, हमने पढ़ा था अभी, ये अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 784 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। ठीक, चलिए ये थी हमारी ताप्ती नदी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली नदी है माही नदी, इस पर इसका इसका जो उद्गम स्थल है वो आप बताएं कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। बात करें इसकी कुल लंबाई की तो ये लगभग 584 किलोमीटर लंबी है। और एक और पॉइंट है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ समझ लीजिए माही नदी से रिलेटेड एक पॉइंट, ये भारत की एकमात्र नदी है जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार ऐसे गुजरे, एक बार ये कर दिया और एक बार ये कर दिया। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, ये थी माही नदी। चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारी दक्षिण प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी। ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अब प्रायद्वीपीय भारत और भारत में अंतर मैंने हम बताया था कि जो भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात होगी तो आप लगाएंगे गंगा, लेकिन ये बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत मतलब वो जगह जो 3
तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जहाँ से निकलती है, वहाँ जब आप देखेंगे भारत के नक्शे को, मानचित्र को, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे 3 तरफ पानी। तो उतने उतने भारत कर्क रेखा के नीचे से या कर्क रेखा के आसपास से जो नदियाँ बहती है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इतने क्षेत्र में और नीचे तक, कन्याकुमारी तक, इतने पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। तो पूरे भारत की बात हो तब हमारी सबसे बड़ी नदी होगी गंगा, लेकिन अगर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की बात हो तो हम लगाएंगे हमारी सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जो हमारे त्र्यंबकेश्वर है, पहाड़ी से निकलती है। वहीं त्र्यंबकेश्वर स्वामी उनका मंदिर है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, त्र्यंबकेश्वर महादेव। वहीं के पास में जो त्र्यंबक पहाड़ी है ना, वहां से ये निकलती है, वहां से ये निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए चलो अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदी की, कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। इसकी सहायक नदियां जो है वो है वेनगंगा, इंद्रावती और प्रणिता। ये 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो कि है कृष्णा नदी। कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। उद्गम उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो ये इसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। और ये बहती कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी। चलिए इस सबको नोट कीजिए। बात करते हैं इसकी सहायक नदी की। तो कृष्णा की सहायक नदी एक है, एक तो है तुंगभद्रा, एक है कोयना और अगली है भीमा। ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कहाँ कहाँ पे बहती? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
और आखिरी में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ये खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। चलिए, अब एक और पॉइंट कि कृष्णा और गोदावरी, इनके द्वारा, कृष्णा गोदावरी नदियों के द्वारा भारत का दूसरा भारत का दूसरा भारत का एक मिनट दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। पहला कौन बनाता है, आप बताएं मुझे। कृष्णा और गोदावरी नदियों के द्वारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। तो पहला कौन बनाता है? अभी हमने जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोनों मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और दूसरे नंबर पर कृष्णा और गोदावरी नदी जो है ये मिलकर बनाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी जो अगली नदी है महानदी, इसकी। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से होता है और हमारे भारत का सबसे लंबा बांध, कौन सा बांध? भारत का सबसे लंबा बांध, बताइए आप। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमने पढ़ा था ना बांध वाले चैप्टर में, बांध वाली क्लास में हमने आपको बताया था हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है और ये इसी महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्गम क्या हो गया? ये जो इसके उद्गम को आप यहाँ से लिख लेना, ये सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से होता है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? महानदी पर बना है। चलिए, अब समझ लेते हैं कि इसकी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक जो नदियां हैं वो हैं तेल और जोंक। ये दोनों ही नदियां महानदी की सहायक नदी है और उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करते हुए ये किस में मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर के आसपास ये है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए बात करते हैं हमारी अगली नदी कावेरी नदी पर। चलिए तो कर्नाटक के कुर्ग की पहाड़ियों से कुर्ग क्या है? कुर्ग जो है ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आप मान सकते हैं, जो कि अपनी चाय और कॉफी के प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध। और इसी कुर्ग के पास में जो हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? कावेरी नदी का। ठीक है। और अब ये बहती कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर बहते हुए ये आखिरी में तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में ये किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो तिरुचिरापल्ली में जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए तो ये थे हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। कुछ और नदियाँ हैं, अब हम उन्हें उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए। उसी क्रम में हमारी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी क्या है? तो ये बहती कहाँ पर है? ये झारखंड में बहती है। झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदी उद्गम बात कर लेते हैं इसके उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल कहाँ से? तो झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार से, यहाँ से इसका स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये बहती कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये बहती है। ठीक है। और और क्या है? इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आप मुझे बताएं। उड़ीसा में ये 3 जगह पर बहती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में बहते हुए ये भी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए बताइए मुझे कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जो हमारा जमशेदपुर है, जमशेदपुर जिसको हम टाटा नगर भी कहते हैं, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलो, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। जमशेदपुर, टाटा नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब बात करते हैं लूनी नदी। लूनी
तो ये कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? सबसे पहले तो अगर मरुस्थल में कोई नदी बहती है तो मरुस्थल में बहने वाली या उसके मरुस्थल के आसपास बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम भी राजस्थान से ही होगा। तो इसका उद्गम अजमेर जिले के अरावली पर्वत की जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी से, तो यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। तो ये उद्गम स्थल क्या है कि अजमेर जिले की जो अरावली पर्वत श्रेणी है और उसी में जो एक नागा पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है, नागा पहाड़ी से। नाग पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। अब राजस्थान से ये कहाँ बहती है? राजस्थान में बहते हुए, राजस्थान से बहते हुए ये जो हमारा गुजरात है, गुजरात के जो कच्छ का रण है, रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, राजस्थान से ये बहती है और बहने के बाद ये जाती है गुजरात में, और गुजरात में जो प्रसिद्ध कच्छ का रण है और उसी रण में जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जिन्हें हमने समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है कि इस जीके सीरीज में हम उन प्रमुख टॉपिकों को पकड़ेंगे जिनसे बार बार किसी न किसी एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।